लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने कैपिटल गेन के बारे में जो डिस्कशन हमने की है अभी तक, सेक्शन 37 और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके अलावा सेक्शन 7E जो कि बेशक कैपिटल गेन का हिस्सा नहीं है, बट क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में वहीं पे पढ़ा है, इस वजह से फिर हमारे पास सेक्शन 7E भी वहीं पे शो हो रहा है। बार बार इस चीज़ को मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि कहीं आप कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 7E को ना ले जाएं। सेक्शन 7E टोटली डिफाइंड है, ठीक है बेटा। जो केसेस हमारे पास सेक्शन 37 के थे, सेम केसेस हमारे पास सेक्शन 37A में भी होंगे। मिसाल के तौर पर सेक्शन 37A में हमने डिस्कस किया, सेक्शन 37 में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन कैसे निकला करता है, कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कंसीडरेशन पेड। और कंसीडरेशन रिसीव्ड के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनाब आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। और इसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट केसेस देखे थे कि अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। अगर आपके पास सेम डेट पे शेयर्स डिफरेंट रेट पे मिल रहे हैं तो तब भी वेटेड एवरेज, और अगर आपके पास डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट रेट पे चीजें मिल रही हैं तो फिर FIFO मेथड। और इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक हमें कैपिटल एसेट से लॉस आ रहा है और दूसरे से हमें गेन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा सेम केसेस हमारे पास होंगे सेक्शन 37A में, लेकिन उसमें सेक्शन 37A के कैपिटल एसेट्स जो है वो डिफरेंट है, वो पब्लिक नेचर के हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक लिमिटेड के जो शेयर्स होंगे वो हमारे पास सेक्शन 37A में आएंगे। लेकिन इसी चक्रों में लॉ ने एक चीज़ अमेंड की, हालांकि हम ये पहले भी बता दिया करते थे क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ अवेलेबल थी, लॉ में वो पहले चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो आपके इस साल यानी कि जो आपका बजट आया है 2023 में, जिसको हम लोग फाइनेंस एक्ट 2023 भी कहते हैं, उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया कि जनाब आपके पास जो लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि जो जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, वो हमारे पास कौन सी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज को आप सेक्शन 37A में ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज नहीं हैं, बेशक वो पब्लिक हो बेशक वो प्राइवेट हो, यानी कि जिनके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज में या NCCP में नहीं होती, उनको हम लोग सेक्शन 37 के अंडर ही कंसीडर करेंगे, उनको हम लोग NTR में ही लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंपनी का नाम लेता हूं इंपीरियल लिमिटेड, इंपीरियल लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड हमें बता रहा है दिस इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट एट द सेम टाइम ये इंपीरियल लिमिटेड इसके शेयर्स परचेज किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं प्राइवेटली, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे इसके शेयर्स बेचे या खरीदे नहीं जाते। तो ये आपके पास अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप उनके शेयर्स को कौन से एसेट्स, कौन से कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे, सेक्शन 37 के। ओके, सेक्शन 37A में कौन से एसेट्स आएंगे, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपके पास गिवन है जी, कहता है जनाब आपके पास कैपिटल गेन राइजिंग ऑन आफ्टर द 1 जुलाई 2010 फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे हम लोग सेक्शन 37A के जितने भी एसेट्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहा करते हैं, सिक्योरिटीज। कहता है जी अदर देन अगेन दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन द डिवीजन 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट कैपिटल। ये कौन से रेट्स हैं, ये आप लोगों को अभी इंशाल्लाह हम लोग बता देंगे। अच्छा, फिर कहता है जी प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, के बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग से रेट्स होते हैं, ये हम उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये कैपिटल एसेट्स किनके हैं जनाब, इंडिविजुअल्स वगैरह के, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। फिर आगे कहते हैं जनाब प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज मेड अदरवाइज देन थ्रू registered stock exchange and which are not settled through NCCPL National Clearing Company of Pakistan Limited, and all provision of section 37 shall apply on such disposal of securities accordingly। बेटा ये चीज इन लोगों ने नहीं डाली है, ठीक है, ये चीज पिछले बुक्स में नहीं होगी, तो इस चीज ये वाली चीज जो है वो आपकी बुक में होगी। ओके, तो अगर आप कहीं पे ये चीज नहीं पढ़ रहे, जो अगर आप किसी और बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि यकीन ना हो आपके टीचर पे, तो आप अगर किसी और बुक को भी फॉलो कर रहे हैं तो अगर उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो समझ लेना कि आप अप टू डेट बुक यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ये ना हो कि पुराना इस्तेमाल करके और बेड़ा कर अपना करवा रहे। तो यहाँ पे कहता है जी आपके पास
कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर किसी कंपनी के शेयर्स, किसी पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे तो वहाँ भी सेक्शन 37 की ही प्रोविजंस लगेंगी, वहाँ पे हम 37A को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? इसी तरह की बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी के जो अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ भी सेक्शन 37A अप्लाई नहीं होगा। अब इस सेक्शन के हिसाब से कैपिटल गेन कैसे निकलता है? वही बेटा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था A - B। व्हाट इज ए? कंसीडरेशन पेड। कंसीडरेशन रिसीव में क्या चीज था? फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। और कंसीडरेशन पेड में क्या था? कंसीडरेशन पेड कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और अगर एसेट डैमेज हो जाए, एसेट यहाँ पे डैमेज हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नॉर्मली एसेट डैमेज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेचर के एसेट्स हैं वो पब्लिक नेचर के एसेट्स होते हैं और वो आपके नॉर्मली समझ लीजिए कि टेंजिबल एसेट नहीं होते, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं नॉर्मली। गॉट इट? यस। अच्छा जी, तो अब जनाब आपके पास यहाँ पे रेट्स जो हम बात कर रहे थे, देखिए बेटा अलग से रेट बताने का मतलब ये है कि सेक्शन 37A के ऊपर स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 37 के ऊपर स्लैब्स एप्लीकेबल है, 37A के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमने शुरू की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हमने हकीकत में दो सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन 37 एंड 37A, लेकिन हमारे टॉपिक तीन होंगे, सेक्शन 37 इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेक्शन 37A। सेक्शन 37 इज एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेशक वो सेक्शन 37 है लेकिन वो फिर भी क्या है? एसटीआर। और इसी तरह से आपके पास ये जो 37A है ये भी आपके पास क्या होगा? एसटीआर, क्योंकि इसके स्पेशल रेट्स हैं, इसके अलग से रेट है, इनके ऊपर वो जनरल रेट्स एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। अब इनके रेट आपको क्या कहते हैं जी? कहते हैं जनाब अगर आपने 22 जुलाई 1 जुलाई 2022 से पहले, इनके टैक्स ईयर 2023 से पहले अगर आपने शेयर्स परचेज किए, वेयर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, यानी कि टैक्स ईयर 2023 से उसके बाद अगर आपने कोई शेयर परचेज किए हैं तो उसके लिए ये रेट्स हैं। कौन से रेट्स हैं जनाब? आपने परचेज किए, अपने पास रखे और बेच दिए। अगर आपका होल्डिंग पीरियड, अपने पास रखने का टाइम पीरियड 1 साल से कम का अर्सा है तो 15% उसके ऊपर रेट एप्लीकेबल है। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स जो है वो परचेज किए, ये समझ लें कि 1 जुलाई 2023 को, और आपने उनको बेच दिया 31 दिसंबर 2023 को। 2023 के बाद 2023 के बाद 1 जुलाई 2023 मींस 2024 ये उनके अप्लाई होंगे सिर्फ? जी, ये सिर्फ उनके अप्लाई होगा जिन्होंने टैक्स 2023 और उसके बाद परचेज कर रहे हो। ठीक है? तो 1 जुलाई 2023 को जनाब एक शेयर परचेज किए और 31 दिसंबर 2023 को बेच दिए, इनके 6 महीने के अंदर बेच दिए, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%। किसके ऊपर? अगर वो शेयर्स पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी के जो है वो शेयर्स हैं। अच्छा, फिर कहता है जी 1 साल से ज्यादा, यानी कि 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम, 1 से 2 साल के दरमियान, तो आपका रेट होगा 12.5%। और फिर कहता है जी 3 और 4 के दरमियान अगर है तो 7.5%, और इसी तरह से 4 और 5 के दरमियान है तो 5%, और अगर 5 और 6 के दरमियान तो 2.5%, और अगर 6 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है, 6 साल से ज्यादा का आपका होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आपके पास 0%, मतलब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। पहले नहीं हुआ करता था, अभी लोगों ने ये काम किया है। ओके, समझ आ गई बात की? और अगर आपने कोई शेयर परचेज किए हैं टैक्स ईयर 2023 से पहले, फॉर एग्जांपल आपने शेयर परचेज के लिए 1 जनवरी 2022 को, ये टैक्स ईयर 2023 से पहले है, 1 जनवरी 2022 को आपने शेयर परचेज कर लिए, या आपने शेयर परचेज कर लिए 30/6/2022 को। अब 30/6/2022 पे टैक्स है 2023 से पहले, तो 30/6/2022 को फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर्स परचेज कर लिए तो लोग कहते हैं जनाब इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, हम फिर होल्डिंग पीरियड को भूल जाएंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड 12.5% जो होगा वो आपका टैक्स रेट होगा। ठीक है? होल्डिंग पीरियड फिर आपके पास मतलब जितना मर्जी है, तो फिर आपके ऊपर कितना टैक्स रेट होगा जी? 12.5% होगा। ओके? अच्छा जी, इसके बाद कहता है जनाब आपके पास द रेट ऑफ 0% टैक्स शैल बी चार्ज ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल वेयर द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई 2013। कहता है जी अगर आपके पास, जी बेटा
सर ये आपने बताया था कि हमें पेपर के एंड पे ये STR दिए हुए होंगे, जी तो उनके साथ ये भी लिखा हुआ होगा कि इस डेट पे एक्वायर किया और इसके बाद या फिर हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, देखें आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा कि इस डेट को एक्वायर किया, ठीक है। अब आपने अंदाज़ा ही लगाना है कि एक तो वो चीज़ इनकम या गेन वगैरह आपके रेलेवेंट ईयर में हो, और दूसरा अगर रेलेवेंट ईयर में है तो फिर आपने देखना है इसका होल्डिंग पीरियड कितना बनता है, इसने परचेज कब किए थे और इसने बेचे कब है, वो उसका दरमियान का जो टाइम होगा वो आपका होल्डिंग पीरियड होगा। अब उस होल्डिंग पीरियड का आपने हिसाब लगाते हुए देखना है यहाँ पे कि 3 से 4 साल का अर्सा बनता है, 4 से 5 साल का अर्सा बनता है, ये नॉर्मली गिवन हो गया आपको। सर लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि टैक्स ईयर 2023 से पहले उसके लिए है तो फिर उसके बाद तो नहीं अप्लाई हो सकता कि है? उसके बाद हमें फिर मतलब उसका होल्डिंग पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, वो जब भी बेचेगा तो 12.5% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स होगा, ठीक है। कहते हैं जी अगर किसी बंदे ने टैक्स ईयर 2013 से पहले यानी कि टैक्स ईयर 2012 और इससे पीछे जो है वो अगर किसी ने शेयर्स परचेज किए हों और उनको बेचे तो उनके ऊपर 0% टैक्स होगा, ओके। ये जुलाई 2013 से पहले अगर किसी बंदे ने शेयर परचेज किए हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, 0% टैक्स होगा। मैं किन शेयर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, सेक्शन 37A के शेयर्स। ओके बेटा, इसके बाद कहता है जी कैपिटल गेन फॉर फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज विल बी 5% रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन। जी इसमें कहता है जनाब याद कीजिए हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप के बारे में पढ़ा था जो सेक्शन 37A में आ रही थी सारी की सारी चीज़ें। अब वो सारी की सारी PTCL के वाउचर हम लोगों ने देखे थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास 5% इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड ये 5% के हिसाब से टैक्सेबल हो, राइट। 5% के हिसाब से टैक्सेबल होने का क्या मतलब है कि इनके ऊपर जितना भी गेन आएगा उसका टैक्स कितना होगा, 5% होगा। यहाँ तक बड़ा मसला है। बाकी बेटा ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता जी एक तो कंसीडरेशन रिसीव्ड में याद रखिएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर ये है, और दूसरा कहता है जी वेयर एन एसेट इज लॉस और डिस्ट्रॉयड कंसीडरेशन रिसीव्ड शैल बी स्क्रैप वैल्यू अलोंग विद एनी कंपनसेशन इंडेमनिटी और डैमेज रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीमेंट सेटलमेंट और जुडिशियल डिसीजन। अब यहाँ पे कहते हैं जी आपके पास अगर लाजमी नहीं है कि आपका मतलब डैमेज हो इंश्योरेंस या आपकी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि कुछ केसेस चल रहे हों आपके कैपिटल एसेट्स के लिए, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल PTCL वाउचर है, आपकी मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप है, आपके पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो हो सकता है आपके नाम पे ना आ रहे हो, या किसी आपका कुछ मसला हो गया हो तो आप उनके खिलाफ केस कर दें, तो केस से मिलने वाले पैसे जब आपको लॉ जज साहब जब आपके हमायत में है, जब आपके हक में फैसला कर देंगे तो फिर कंपनी आपको पैसे देगी कंपनसेशन के तौर पर, जिसको आप डैमेजेस भी कहा करते हैं लॉ की लैंग्वेज में। तो जो कंपनसेशन या डैमेजेस के तौर पर जो आपको पैसे मिलेंगे रिगार्डिंग सेक्शन 37A कैपिटल एसेट, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके लिए कंसीडरेशन रिसीव्ड का हिस्सा होगा। उसमें कंसीडरेशन रिसीव्ड का बेटा आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं, जो मतलब लगेंगे हमारे लीगल चार्जेस वो कंसीडरेशन पेड वो तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो उस इनकम को कमाने के लिए हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अच्छा अब बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंस है सेक्शन 37 और 37A में, ठीक है। इसके लिए भी आइए आपने एक दफा सवाल पूछा था कि सेक्शन 37 और 37A में क्या डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंट कभी कभार इसमें इस दफा आई थिंक सिनेरियोस बना के भी पूछे हैं, एक सिनेरियो देता है, एक एडजस्टमेंट देता है और कहता है जी बताइए कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। अब टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसके ऊपर सेक्शन 37 अप्लाई होगा कि 37A अप्लाई होगा, ठीक है जी। देखिए क्या कह रहा है जी, on the other hand gain on disposal of capital asset of section 37 will be added to the normal tax income of the taxpayer and taxable on the basis of tax rates applicable to such person। कहता जी 37A के तो आप लोगों ने पढ़ लिए ऊपर रेट्स, लेकिन 37 के जो रेट्स हम होते हैं NTR नॉर्मल टैक्स रेजिम। सेकंड पॉइंट में कहता है द होल्डिंग पीरियड शैल रिकॉन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। कहता है जो होल्डिंग पीरियड का माइंड में रखिएगा, होल्डिंग पीरियड को आपने कब से कंसीडर करना, जिस डेट को आपने एक्वायर किया वो डेट, और जिस डेट को आपने डिस्पोजल किया वो वाली डेट भी आपके पास होल्डिंग पीरियड कंसीडर की जाएगी। फिर उसके बाद कहते हैं जनाब कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी मींस सेकंड 37A shall be computed on the basis of first in first out यानी कि FIFO inventory counting method. However, FIFO method shall not apply in respect of sale of share purchased on the same trading day. In that case, gain or loss shall be computed by the applying the average method.
कहते हैं जी अगर आप सेम डेट पे शेयर परचेज करते हैं और उसी डेट पे किसी और रेट पे बेच भी देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेयर मार्केट वैल्यू दोनों की चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं फिर आपने उनकी जो कॉस्टिंग है, जो कंसिडरेशन पेड है, एक ही दिन पे आपने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को आपने शेयर खरीदे और 1 जनवरी 2024 को ही आपने बेच दिए, तो फिर उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो एक्चुअल कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या लेंगे, उसके ऊपर वेटेड एवरेज मेथड अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए के आपने शेयर परचेज किए और 12 लाख रुपए के आपने शेयर्स बेच दिए, तो कंसीडरेशन रिसीव तो आपके पास आएगी 12 लाख रुपए एक ही दिन पे, लेकिन कंसीडरेशन पेड जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ उसके रेट्स गिवन होंगे। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए के शेयर की बाइफरकेशन उसमें हो सकता है डिफरेंट की हो। अगर इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रही डिफरेंट की होगी, तो आप अपने माइंड में वही पॉइंट रखें, अगर सेम डेट पे डिफरेंट डेट्स पे चीजें खरीदते हैं, आप शेयर परचेज करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। ये वही बात है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जनाब आपके पास अब फर्क, जो मेन चीज फर्क है वो आपके पास लॉस का था। सेकंड 37 का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 6 साल तक। इसके बारे में देखते हैं कितने साल तक हो सकता है। कहते हैं लॉस सस्टेन्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द, एक तो बात बेटा माइंड में रखिएगा कि सेक्शन 37A का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A के गेन के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 37A का जो लॉस है वो सेक्शन 37A के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, वो सेक्शन 37 के गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आपने बेचे और आपको लॉस हो गया 50,000 रुपए का, और प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आपने बेचे और आपको गेन हो गया 1 लाख रुपए का, तो आप 1 लाख में से 50,000 माइनस करके 50,000 का कैपिटल गेन नहीं डाल सकते। समझ रहे बात को, कि सेक्शन 37A का जो लॉस है वो सिर्फ एडजस्टेबल है अगेंस्ट सेक्शन 37A के गेन के। ओके, एक तो कहता है कि आपके पास सेक्शन 37A का यानी कि सिक्योरिटीज का जो लॉस होगा वो एडजस्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज चार्जेबल, सच लॉस फ्रॉम टैक्स ईयर 2019 कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 टैक्स ईयर्स। तो सेक्शन 37 के जो लॉसेज हैं वो कितने साल तक बेटा कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, 6 साल तक, और वो सेक्शन 37 और 37A दोनों के गेन्स के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन 37A का जो लॉस है वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 3 साल तक, और वो एडजस्टेबल है सिर्फ अगेंस्ट सेक्शन 37A के गेन के साथ। जी बेटा, सर अगर इस टैक्स ईयर में हमने कोई सेक्शन 37A के 2 एसेट सेल किए, एक पे गेन आया एक पे लॉस आया, तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, और अगर वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया और अगले साल में हमने कोई 37A का एसेट कोई सेल नहीं किया और अगले 3 साल तक हम कोई भी सेल नहीं करे, तो वो लॉस 3 साल के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। जी एक्सपायर हो जाएगा। ओके जी बेटा, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कहते हैं जनाब हाउ अवर कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 37 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37A। ठीक है, तो बात बेटा अल्टीमेटली क्या है जी, इनमें डिफरेंस क्या है। नंबर 1, सेक्शन 37 जो है वो कैसे टैक्सेबल है, एनटीआर। 37A कैसे टैक्सेबल है, 37 को 37 के लॉस को हम एडजस्ट करवा सकते हैं किसके साथ, 37 और 37A दोनों के गेन्स के साथ, जबकि 37A के हम कैसे एडजस्ट करवा सकते हैं उसके लॉस को, सिर्फ और सिर्फ 37A के गेन के साथ। 37 को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं लॉसेस को 6 साल तक, 37A के लॉसेस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं 3 साल तक। ओके, यहाँ तक बेटा के मसले में सारे कोई प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। अच्छा, अब जनाब हमारे पास एक और चीज है, हम कहते हैं जी बाजुकात कुछ लोग पता क्या करते हैं, बाजुकात लोग इस तरह से काम भी करते हैं कि अपने आप को ना जबरदस्ती लॉस दिलवा देते हैं गेम प्लानिंग करके। मिसाल के तौर पर मैं और ताहा, हम दोनों दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने ताहा से कहा, मैंने कहा ताहा भाई ऐसा है कि यार मुझे ना इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर जो है, सॉरी मेरी जो टैक्सेबल इनकम है ना उसके ऊपर मुझे गेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैपिटल गेन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाकी सिक्योरिटीज़ के अंदर टैक्स मुझे ज़्यादा पड़ रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं ना, तुम्हें लॉस पे तुम्हें शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बेच देता हूँ, और बाद में यही शेयर तो मुझे दे देना। तुम्हें मैं लॉस में शेयर ट्रांसफर, यानी कि शेयर परचेज करने पे तो कोई टैक्स नहीं है ना, शेयर परचेज करने पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लॉस पे शेयर बेच दूंगा, अपनी तरफ से शो करवा दूंगा मैंने तुम्हें शेयर बेच दिए,
तो मेरा मुझे लॉस मिल जाएगा, तुम्हें तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, और बाद में तुम जितने चीज़ के तुमने जितने पैसे लिखे होंगे हमने उतने पैसे को तुम मुझे ट्रांसफ़र कर देना, तुम्हें भी कोई किसी किस्म का गेन नहीं आएगा, ना तुम्हें टैक्स पड़ेगा ना मुझे टैक्स पड़ेगा, बल्कि लॉस कंसिडर कर लिया जाएगा। अब ये प्लानिंग जनाब चला करती थी आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसको तो लॉस पड़ेगा ना जी नहीं उसको कोई लॉस नहीं, उसमें कौन सा पैसे नहीं है। नहीं, वो जब शेयर खरीदेगा तो उस पे तो टैक्स लगेगा ना। नहीं शेयर खरीदने में बेटा टैक्स नहीं है। नहीं, शेयर से लेगा आपसे। जब शेयर मेरे से परचेज करेगा ना उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जब ये शेयर मुझे बेचेगा और कभी कोई गेन आया तो टैक्स है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, इसको मैंने 10 लाख रुपए के शेयर 1 लाख रुपए में बेच दिए, मुझे 9 लाख रुपए का लॉस हो गया, मैंने लॉस पर एडजस्ट करवा लिया। इसने कितने के शेयर खरीदे होंगे मेरे से 1 लाख रुपए के, ऐसे ही है ना। 10 लाख के शेयर्स मेरे थे और मैंने इनको बेच दिए कितने के 1 लाख रुपए के। वो तो मेरे ऊपर है मैं कितने के भी शेयर्स बेचूं, मैंने 1 लाख रुपए के भाई साहब को शेयर बेच दिए। सर वो तो रिसीव जो होती है एक्चुअल एफएमवी का हायर होता है। उत्तर बात नहीं करनी आपस में बेटा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछना, इंटरप्ट नहीं करना दरमियान में। जी जो कंसिडरेशन रिसीव जी। होती है वो एक्चुअल कंसीडरेशन रिसीव जो होती है वो आपके पास एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू किसकी होती है, किसने डिसाइड करनी होती है शेयर्स की मार्केट वैल्यू। भाई साहब उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो ब्रोकर्स हैं, उन लोगों ने डिसाइड करनी होती है ना, ठीक है। तो अब हर हाउस की जो मार्केट वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। एनीवेज अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनाब हमने क्या किया जी, हमने शेयर्स बेच दिए, मैंने किसको ताहा को ये शो करवाया कि जी मुझे 9 लाख रुपए का लॉस हुआ, मैंने अपना लॉस एडजस्ट करवा लिया। अब ताहा उस लॉस को ताहा को वो लाख रुपए के शेयर्स मिले, अब ताहा को शेयर खरीदने में किसी किस्म का टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई 1 आध महीने के बाद मैं ताहा से क्या करूंगा, मैं ताहा से वही शेयर्स परचेज करूंगा लाख रुपए में। अब ताहा को कोई गेन मिला नहीं है, तो जब ताहा को कोई गेन नहीं मिला तो फिर टैक्स किस चीज का, तो ताहा भी टैक्स से बच गया, मैं भी टैक्स से बच गया, और उल्टा लॉस मैंने एडजस्ट करवा दिया। अब ये गेम बेटा अगर मेरे जैसे बंदे को समझ आ सकती है तो कमिश्नर तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको समझ आ जाती है इस चीज़ की। तो कमिश्नर साहब ने जनाब एक ऑर्डर पास किया, उन्होंने कहा कि जी आपके पास 3 किस्म की ऐसी चीज़ें कि जिनके लॉसेस एडजस्टेबल नहीं, अगर इनके ऊपर लॉस आता है तो वो एडजस्टेबल नहीं है। नंबर 1 आपके पास है जी वॉश सेल। वॉश सेल क्या चीज़ है, वॉश सेल के बारे में कहते हैं जनाब एक बंदे ने एक शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, ठीक है, और अपने आप को लॉस शो करवाया, और उसके बाद सेम शेयर्स वही शेयर्स थोड़े अरसे के बाद परचेज भी कर लिए, ठीक है। बेचे किसको, वो हो सकता है अपने किसी दोस्त को बेचे, हो सकता है किसी रैंडम बंदे को बेच दे, लेकिन जो शेयर्स बेचे सेम शेयर्स क्या कर लिए उसने परचेज कर लिए थोड़े अरसे के बाद। तो कमिश्नर कहता है भाई साहब ये कैसी, ये कौन सी मतलब बात है, एक तो तुम्हें अभी भी लॉस हुआ शेयर्स के ऊपर और इतने तुम्हें अच्छे लगते हो, तुमने फिर से उनके शेयर्स परचेज कर लिए, तो किसी किस्म का कोई तुम्हें लॉस में एडजस्ट नहीं करने दूंगा। देखिए क्या करा जी, वेयर कैपिटल लॉस रिलाइज ऑन डिस्पोजल ऑफ specific securities by an investor in preceded or followed in 1 month period of by purchase of the same security by the same investor or its related parties, thus maintaining his portfolio। कि अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि उसके पास कितने शेयर्स हैं, अपने इमेज को मेंटेन करने के लिए, अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए वो शेयर्स को बेचे और उन्हीं शेयर्स को 1 महीने के बाद क्या कर ले परचेज भी करे, लॉस भी शो करवाए, शेयर भी उसके पास में मिल जाए। तो कहते हैं जनाब लॉस भी शो कराना है, शेयर ही परचेज करना है, बल्ले हो चला सर वो अगर एक बार एडजस्ट करवा चुका क्या लॉस एडजस्ट करवा चुका। हाँ जी तो फिर एडजस्ट करवा चुका मतलब उसके लॉस एडजस्ट करवा टाइम हमने क्यों लिखा है 1 महीना, और 1 महीने का क्या मतलब है 30 days विदिन 1 मंथ, यानी कि अगर जून के स्टार्ट में बेचेगा तो जून के अंदर उसको परचेज करना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पे लोगों ने मजीद गेम खेलना शुरू कर दी, यही गेम लोगों ने शुरू कर दी कि जनाब लॉस पे बेच लिया 28 से 29 जून को, और अगले जनाब कोई 1 महीने बाद उन्होंने लॉस एडजस्ट करवाने के बाद उन्होंने परचेज कर लिया, यानी कि टैक्स है तो अगले साल। अब यहाँ पे फिर कमिश्नर ने फिर इनके ऊपर जनाब खिंचाई कर दी, कमिश्नर ने कहा जनाब अगर तुमने ये लॉस एडजस्ट करवाया ना तो इस लॉस को मैं तुम्हें बाकी दोबारा वापस फिर ले आऊँगा, तुम्हारा लॉस मैं मानूंगा ही नहीं, तुम्हें नोटिस भेज दूंगा कि ये जो तुमने हरकत की है, मुझे धोखा देने की कोशिश किया, तुम्हारी ऐसे की तैसे। समझे ना बात, ओके। दिस इज कॉल्ड वॉइस सेल। बेटा इसके ऊपर आई थिंक एक या दो दफ़ा एक आपने सवाल पूछा रिसर्च अटेम्प्ट्स के अंदर कि बताइए कि कौन कौन से लॉसेस जो हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते, सेक्शन 37A के अगेंस्ट, ठीक है जी, कौन कौन से लॉसेस जो हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते।
इसके बाद जनाब क्रॉस ट्रेडिंग। क्रॉस ट्रेडिंग का बेटा मतलब क्या है? बेटा क्रॉस ट्रेडिंग का मतलब यह है, मेरा छोटा भाई, मेरे पास एक ब्रोकरेज हाउस है, मैं शेयर्स की ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने एक और ब्रोकरेज हाउस परचेज कर लिया, मतलब वो मेरा ही है, लेकिन वहां पे मैंने अपने छोटे भाई को बिठाया हुआ, ठीक है किसका वो? मेरा ही है। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि आप एक ब्रोकरेज हाउस, एक आईडी कार्ड पे एक ब्रोकरेज हाउस आप चला सकते हैं, तो उस आईडी कार्ड पे मेरा तो ऑलरेडी था, तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैंने कहा यार तुम भी आ जाओ, हालांकि पैसे वगैरह सारे कुछ मेरे, ट्रेडिंग सारा कुछ मैं करता हूँ उसमें, वो जस्ट मेरे छोटे भाई का नाम। ब्रोकरेज हाउस का मतलब होता है जो आपके शेयर्स की ट्रेडिंग करवाते हैं, मतलब कोई आम बंदा आया वो शेयर खरीद नहीं सकता ना बेच सकता है, वो ब्रोकर के पास आएगा, ब्रोकर उन शेयर्स को सेल परचेज करेगा, तो जैसे डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, ठीक है। अच्छा अब जनाब यहाँ पे हम लोग कहते हैं, अब लेट्स सपोज अब मैं अपने छोटे वही, अब मेरे पास 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो मेरे अपने हैं, ऐसा ही है ना। अब एक ब्रोकरेज हाउस में मेरे पास पोर्टफोलियो बना हुआ था शेयर्स का, मुझे गेन ही जा रहा था, मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, मैंने क्या किया जी, मैंने एक ब्रोकरेज हाउस से शेयर्स को बेचा, किसको? अपने ही दूसरे ब्रोकरेज हाउस में, अपने छोटे भाई, और लॉस मैंने एडजस्ट करवा ली। अब शेयर मेरे पास पड़े हों ब्रोकरेज हाउस 1 में या ब्रोकरेज हाउस 2 में, शेयर्स तो मेरे ही हैं, ऐसे ही है ना, शेयर्स तो मेरे ही हैं, तो मैंने अपने आप को लॉस शो करवा दी। अब यहाँ पे काम करते हैं जनाब, यहाँ पे ये वाली भी रंगबाजी हमारे साथ, रंगबाजी मतलब समझे, रंगबाजी थोड़ा स्लैंग वर्ड, रंगबाजी का मतलब ये होता है कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं जनाब क्रॉस ट्रेडिंग, कहते हैं ये भी आपके इस तरह के कैपिटल लॉसेस जो हैं वो एडजस्टेबल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए जनाब, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन 2 रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर और बिटवीन 2 रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस इन undertaken and securities accumulating unrealized losses are sold to related accounts to artificially realize capital losses in one account without actually selling the securities to an outside। सर जी उनको कैसे पता कि हमारा अपना दूसरा अकाउंट है? भाई साहब आईडी कार्ड अब्बा जी तो सेम है ना, लेकिन सर उसका डिफरेंस हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। आपका आईडी कार्ड का बेटा जो नंबर होता है ना, जब आपका जो आईडी कार्ड का नंबर है, हर खानदान का एक नंबर है, आईडी कार्ड का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल अब मेरे अब्बू का आईडी कार्ड जो है, उनके आईडी कार्ड से ही हमारे आईडी कार्ड्स बने। आप अगर थोड़ा सा कभी गौर करें, अम्मी अब्बू के आईडी कार्ड से ही आपके आईडी कार्ड्स बना करते हैं, क्योंकि आपका खानदान नंबर सेम होता है। तो फिर उनको पता होता है अच्छा ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी 2 भाई हैं कि नहीं, वो देखते हैं कि मिस्टर ए जो है उनका आईडी कार्ड नंबर क्या है और मिस्टर बी का आईडी कार्ड नंबर क्या है। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि जब पहला पैदा हुआ था तो उसमें अब्बा अमीर था, जब दूसरा पैदा हुआ तो अब्बा गरीब हो गया, पॉसिबिलिटी है ना। वापस आ जाए, इस तरह से तो वो दोनों भाई आपस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, अगर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉस की ट्रेडिंग मतलब लॉस में आप आपस में कुछ कर सकते हैं। मतलब हकीकत में हुआ ये है कि रिलेटिव का मतलब ये नहीं कि 2 सगे भाई हैं, रिलेटिव का मतलब यही है कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनका नॉर्मल रूटीन में मतलब वो एक ही बंदे के अंडर आते हैं दोनों भाईजान। और सर जैसे आपने पहले वॉच स्टेट का बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो दोबारा से ट्रांसफर करा दे, जी जी, अगर 1 महीने में ना कराए 2 में कराए तो 2 मतलब इसका मतलब ये है कि विद 1 मंथ का यहाँ पे जो लिखा है ना, ये आपके बुक में लिखा हुआ 1 मंथ का, ठीक है। और जो आपका ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन किया गया था, लेकिन ऑर्डिनेंस ने कहा जी थोड़े दिन के अंदर, तो तकरीबन वो 1 महीना ही बन जाता है। जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं तो 1 महीने जाता है। अगर 1 महीने से ज़्यादा का अर्सा है इस तरह का, तो फिर इट मीन्स कि हाँ भाई मतलब इतनी देर को सब्र नहीं कर सकता इन्वेस्टर वगैरह, तो उसमें फिर अलाउ कर देते होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वो चीज़ें हैं जो कि आम रूटीन में जिनके ऊपर जितना काबू, देखिए फ्रॉड जितना भी आपके सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड्स है ना, ऑडिट में जाके आप पढ़ेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एजम्पशन ये ली जाती है कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, फ्रॉड पकड़ते हैं, ये एजम्पशन होती है जो कि टोटली गलत है। ऑडिटर्स का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, फ्रॉड को पकड़ना नहीं है, फ्रॉड करना है। ऑडिटर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन करना है कि उसके सामने जो चीज लिखी हुई नजर आई है उसको वेरीफाई करना है कि ये ठीक है कि नहीं, ये चीज कहां से है, कैसे है, ये नहीं उसका काम जानना। अब अगर वो फ्रॉड अपने ट्रांजैक्शन में फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है तो वो उसके लिए समझ लीजिए कि वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, भाई थोड़ी मेहरबानी तो तुझे फ्रॉड लग रहा है,
लेकिन अगर उससे फ्रॉड नहीं डिटेक्ट होता, उसने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और बाद में पता चले जनाब इसमें कोई फ्रॉड था, तो फिर उसके लिए ऑडिटर को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड होते हैं ना बेटा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं पकड़ पाते हैं, छोटे मोटे फ्रॉड पकड़ लेते हैं। अब जहाँ पे पूरी प्लानिंग करके आपने फ्रॉड किया हो, सारे का सारा अमला मिला हो, सारे का सारी दाल काली हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड ऐसा होगा जो रह जाएगा। तो जहाँ तक कोशिश होती है हम फ्रॉड को डिटेक्ट करके हम फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसी है कि कमिश्नर साहब ने ये कहा कि जी जितना हो सके हम इस चीज़ को काउंटर करें कि जो लोग अपने आप को गलत लॉसेस वगैरह एडजस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स के अंदर ये लिखने का मतलब ये था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो फ्रॉड के जुमरे में आएगा, तो हम आपको लॉस एडजस्ट नहीं करवाएंगे। अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद कुछ लोग मतलब एडवांस हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम इनको वायलेशन किस तरह से करें। देखिए पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली रूल फॉलो करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, वायलेट करने के लिए पढ़ा जाता। सीरियसली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपके पास जहाँ पे रूल आपको ये कहता है जनाब ये चीज़ें ऐसी हैं, तो हमने कहा जी ठीक है, मैंने कहा जनाब 1 महीने के अंदर अगर आप वापस कर दें, वापस परचेज कर लेंगे सेम सिक्योरिटीज, तो हम कहेंगे भाई साहब ठीक है, कोई मसला नहीं, वो लॉस हम एडजस्ट नहीं करवाएंगे। गॉट इट? अच्छा जी, तीसरी चीज़ जनाब टैक्स स्वैप। सर जी सर। अगर उनके साथ में लॉस आया तो फिर भी एडजस्ट नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब ये कौन सा लॉस है भाई, जो अपने छोटे भाई को बेच दो, घोषणा कर लो, किसी बाहर वाले को बेच दो, अपने ही अकाउंट में बेचने की क्या जरूरत है? छोटा भाई भी ये काम करता हूँ, तो छोटे भाई के अलावा और भी बंदा नहीं है खरीदने वाला दुनिया के अंदर। वो नजदीक है, वो थोड़ा वो लॉस भी सकते हैं भाई साहब आप अपने आप ऑडिटर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको छोटे भाई की कंपनी है, आप अपने सगे भाई की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। भाई साहब लॉ कहता है कि जनाब आपका कोई मसला आ जाएगा दरमियान में रिलेशनशिप का, आप हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट ना रहें, समझे बात को? तो यहाँ पे कमिश्नर भी वैसा भी यही कहते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास है टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप का बेटा मतलब ये होता है कि आप सेम इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो इस तरह की आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, और आप उन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, आप उन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ भाई? सभी क्लास है। शट अप। अच्छा, उन इंडस्ट्री सर ने आधा घंटा भाई 10:15 बजे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10:15 बजे क्लास का टाइम है, मैंने कुछ शौक से ये आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। नहीं सर, वो लेट मी कंप्लीट। सारी नहीं है 10:15 बजे भाई साहब आपकी क्लास का टाइम है, इसको पॉज करो यार। इसमें सेम इंडस्ट्रीज के अंदर आप सेम इंडस्ट्री के शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज किए, और आप उन शेयर्स को परचेज करने के बाद आपने उन शेयर्स को बेच दिया, और बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही आपने किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। तो लॉ कहता है कि ना हकीकत में आप अगर सेम इंडस्ट्री के शेयर परचेज कर रहे हैं और वहां से लॉस आप कमा रहे हैं और फिर से उसी इंडस्ट्री के शेयर परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम लिमिटेशन उसने नहीं दी, सेम आप उसी इंडस्ट्री के शेयर्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है आप कुछ ना कुछ अपने लॉसेस को एडजस्ट करवाना चाहते हैं, आप नाजायज लॉसेस को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपको ये काम नहीं करते, आपको लॉस ऑफ एडजस्टेबल करार नहीं देंगे। Where the investor having realized loss on a particular security does not repurchase the same security but chooses another similar security. Another similar का मतलब क्या होता है? उससे मिलती जुलती। In the same sector, thus not only minimizing or eliminating altogether liability on account of tax on capital gain, but also maintaining the portfolio broadly at the same risk return profile. इसका मतलब यह है कि जनाब आपके पास आपने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ए लिमिटेड और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बी लिमिटेड, ठीक है? आपने ए लिमिटेड के शेयर्स आपने बेच दिए, लॉस शेयर करवाया, और बी लिमिटेड के आपने शेयर परचेज कर लिए सेम इंडस्ट्री के, उससे मिलते जुलते शेयर्स। तो लोगों ने जनाब ये काम हमारे समझ से बाहर है कि एक इंडस्ट्री के अंदर अगर लॉस होगा तो सारी की सारी इंडस्ट्री को लॉस होगा, किसी एक कंपनी को स्पेसिफिकली लॉस नहीं होगा। केमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें अगर एक को लॉस हो रहा तो सबको लॉस हो रहा होगा, प्रॉपरली इंडस्ट्री को। ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंडस्ट्री में आप शेयर परचेज कर रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्री में आप लॉस जो है वो करवाए जा रहे हैं आपको। तो ये 3 किस्म के आपके पास जो टैक्स लॉसेस हैं, कैपिटल लॉसेस हैं, वो एडजस्टेबल नहीं होते। कौन कौन से?
वॉइस सेल, क्रॉस ट्रेडिंग क्रॉस ट्रेडिंग एंड और टैक्स स्वैप। ओके, अच्छा इस चीज के बारे में ये रूल है आपके पास, वो हकीकत में ये कहता है कि जिनके पास शेयर्स अच्छे खासे मौजूद होते हैं, जिनके पास शेयर्स मौजूद होते हैं, वो हर 6 महीने के बाद क्या करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट, एक रिटर्न के तौर पर हमें सबमिट करवाएं, और जितना भी उनके ऊपर टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो टैक्स हमें साथ साथ पे करते हैं। ठीक है, हर 6 महीने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ जगहों पे 3 महीने की भी बात कर रहे हैं, तो एक दफा इसको पढ़ लेते हैं जी। एवरी इन्वेस्टर शैल कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर अ पीरियड अप टू 6 मंथ एंड अबव 6 मंथ टू 1 ईयर आफ्टर एंड ऑफ ईच टैक्स ईयर एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। कहते हैं जी वो जितना भी उन्होंने कैपिटल एसेट्स गेन, जिनका जितना कैपिटल गेन आया होगा, हर 6 महीने के बाद उनके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और हमें टैक्स पे किया करेंगे। ठीक है, और अगर 6 महीने तक कितना बना है वो बताएंगे, और 6 महीने से 1 साल तक कितना बना है वो बताएंगे। लेकिन आपको पता है कि टैक्स पे कब किया जाता है, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, और रिटर्न आपके साल के बाद फाइल होती है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल shall each file statement of advance tax on capital gain on the prescribed format within 7 days after the end of each quarter with the tax authority। बेसिकली ये कंपनीज के साथ है। कहते हैं इंडिविजुअल के अलावा कोई एएपीए कंपनी है तो वो अपना टैक्स पे करेगी, जो भी मतलब उसने जब शेयर परचेज कर रही होगी तो एडवांस टैक्स काट लेगी, वो जो ऊपर में पड़ा था 10%। एडवांस टैक्स काटने के बाद वो 7 दिन के अंदर उस टैक्स को पे करेगी। इंडिविजुअल के लिए क्या रेट था, कितने दिन थे, 15 दिन, और कंपनीज के लिए कितने दिन है, 7 दिन। The liability to pay the due tax on capital gain shall lie on the investor who held the securities during the period for which tax on capital gain is to be paid। यानी कि जिसके पास सिक्योरिटीज होंगी वही बंदे टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। ओके, इसी के साथ आपका कैपिटल गेन खत्म हो गया। सर ये जो आपने टैक्स बताया था ये एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। टैक्स स्वैप इसमें है कि बेटा एक ही आपने शेयर्स बेच दिए और उसी से मिलते जुलते शेयर्स, एक तो था ना आपने वही शेयर्स आपने परचेज कर लिए वो वॉइस सेल के अंदर। अब टैक्स स्वैप में क्या है कि आपने वही शेयर परचेज नहीं किए बल्कि उससे मिलते जुलते किसी और कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर लिए। ठीक है, लेकिन सर शेयर्स की ट्रेडिंग तो हुई है ना। शेयर्स की ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन एक शेयर्स पे अगर आपको लॉस आ रहे हैं जी। उसी की वजह से शेयर आप परचेज भी कर रहे हैं, हाउ इज पॉसिबल। सर लेकिन कंपनीज तो डिफरेंट है ना। कंपनी थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन शेयर सिमिलर होने का क्या मतलब है कि कंपनीज की कंडीशन सेम हो, कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पिंडी इस्लामाबाद में जो वोलेटाइल मार्केट है, बड़ी सीए की जो मार्केट बड़ी वोलेटाइल है। क्यों मार्केट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हर इंस्टीट्यूट में कोई इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जितने लाहौर और कराची की मार्केट में मौजूद है। समझ रहे बात को। तो अगर एक इंस्टीट्यूट में कम है और बाकी में भी कम है, हाउ इज पॉसिबल कि बंदा कहते हैं तुमने ये इंस्टीट्यूट यहाँ से बेचा के बच्चे थोड़े हैं और तुमने साथ इंस्टीट्यूट भी बना लिया, पहले लॉस करवाया और अब क्या कहते जनाब तुमने परचेज भी कर लिया वो शेयर्स। व्हाट इट जी कम कर दो।